पड़ता है। तो आज हम लोग का टॉपिक था आईटीआर। तो चलिए देखते हैं आईटीआर के बारे में। तो क्या क्या पढ़ना है, रिटर्न ऑफ इनकम के बारे में, रिटर्न ऑफ फॉर्म्स के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में आज हम लोग को देखना है टॉपिक। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे सब लोग सबसे पहली चीज़ तो हम लोग को पढ़ना है क्या, रिटर्न ऑफ इनकम, व्हाट इज दिस। इसका सेक्शन है 139 की सबसेक्शन 1। इनकम टैक्स एक्ट में 139 के सबसेक्शन 1 में कहा गया है कि हर एक पर्सन को जिसकी भी टैक्सेबल इनकम हो, इवन अगर एग्जाम्प्ट इनकम से अगर नीचे भी अगर है, अगर वो चाहता है एग्जाम्प्ट इनकम भी अगर वॉलंटरी चाहे तो वो भी अपना रिटर्न फाइल कर सकता है। यहाँ पे तो दे रखा है एवरी टैक्स पेयर इज रिक्वायर्ड टू डिक्लेयर टू इनकम टैक्स डिपार्टमेंट। तो यानी हर टैक्स पेयर को अपना डिटेल्स इनकम टैक्स डिपार्टमेंट को डिक्लेयर करना पड़ता है। कब? एट द एंड ऑफ द फाइनेंशियल ईयर, यानी कि जब फाइनेंशियल ईयर आपका क्लोज हो जाता है उसके बाद, इन अ फॉर्म ऑफ प्रिस्क्राइब बाय द गवर्नमेंट, उस फॉर्म में उस तरीके से जिस तरीके से गवर्नमेंट ने प्रिस्क्राइब किया हुआ है। समरी ऑफ इनकम विच ही अर्न ड्यूरिंग द ईयर एंडेड ऑन 31 मार्च, एक तरीके से वो समरी होती है कि उसने पूरे साल भर में 31 मार्च तक उसने टोटल कितने इनकम कमाई। द गवर्नमेंट कलेक्ट दिस स्टेटमेंट in form of tax return is one of the 8 forms prescribed। तो अगर गवर्नमेंट कलेक्ट की बात करें, जो भी स्टेटमेंट जो भी सारा डिटेल्स लेता है इन फॉर्म ऑफ टैक्स रिटर्न, है ना, तो इसमें 8 फॉर्म्स प्रिस्क्राइब किए गए हैं। दिस स्टेटमेंट ड्यूली signed and affirmed by the individual as it being a complete and true statement of this income during the previous financial year is called return of income। तो अगर हम लोग बात करते हैं तो सिंपल सी चीज़ है, जो स्टेटमेंट वो अपना साइन करता है बकायदा, जो भी इंडिविजुअल है वो साइन करके और इस चीज़ को डिक्लेयर करता है कि हाँ ये उसकी प्रीवियस ईयर की इनकम है, जो वो गवर्नमेंट को सबमिट करता है। तो यानी कि सिंपल से अगर आपसे कोई पूछे व्हाट इज रिटर्न ऑफ इनकम, तो सिंपल से आप कह सकते हैं इनकम की डिटेल, यानी वो अपने प्रीवियस ईयर की कमाई गई इनकम की डिटेल दे रहा है। कई लोग रिटर्न का मतलब वापसी समझते हैं, बट रिटर्न मतलब वापसी नहीं, यहाँ पे रिटर्न का मतलब यहाँ पे सिंपल सा है, इनकम टैक्स रिटर्न मतलब ब्यौरा, यानी आप अपने इनकम का ब्यौरा दे रहे हो। प्रीवियस ईयर में जो भी आपने इनकम कमाई उसका डिटेल, उसका ब्यौरा आप गवर्नमेंट को जमा कर रहे हो। ठीक, अब सबसे पहले तो ये समझना होगा इनकम टैक्स के फॉर्म्स कौन कौन से हैं। तो इनकम टैक्स के फॉर्म्स देखो यहाँ पे दे रखा है, ITR 1 है जिसको हम लोग सहज भी बोलते हैं। ठीक है, पहले पुराना नाम इसका सरल था, अब इसका नाम सहज कर दिया गया है। ठीक है, और ये रिटर्न किसके लिए बनाया गया है? इंडिविजुअल्स के लिए। फिर ITR 2 है जो इंडिविजुअल के साथ साथ HUF के लिए भी है। ITR 3 है इंडिविजुअल HUF के लिए। ITR 4 जिसको हम लोग सुगम बोलते हैं, है ना, तो ये भी इंडिविजुअल HUF के लिए। ITR 5 किसके लिए? फर्म्स, कोऑपरेटिव बैंक, कोऑपरेटिव सोसाइटी, LLP, POP, BOI एंड आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन। ITR 6 किसके लिए? कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11। तो यानी कि एक तरीके से समझ लो ITR 6 कंपनीज के लिए जो लिमिटेड कंपनीज के बारे में बात करते हैं। ITR 7 person including companies required to furnish return of income under section 139 4A 4B 4C 4D। तो ये आप लोग देखोगे, ये सेक्शंस आराम से फाइंड आउट भी कर सकते हो गूगल पे। ये ट्रस्ट, मंदिर वंदिर जितने होते हैं, है ना, ट्रस्ट वो सब लोग कौन सा रिटर्न फाइल करते हैं? ITR 7। इवन पॉलिटिकल पार्टी ऑल्सो। अब देखते हैं यहाँ पे ITR V, ये इसको कई लोग 7 के बाद इसको 8वां बोलते हैं। बेसिकली ये 8वां फॉर्म गवर्नमेंट ने तो डिफाइन किया है, बट वो क्या है, ये जो फॉर्म जो डिफाइन किया है, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या आप लोग को? आ रही है सर। सर हम लोग को तो आ रही है सर। अच्छा ठीक है, अरे अब अरे तुम क्या करो, एक बार डिस्कनेक्ट करके फिर से आप कनेक्ट करो, हो सकता है आवाज आपको क्लियर आए। और अपना वीडियो ऑफ कर दो, ज्यादा सही है, वीडियो ऑफ करोगे तो आवाज क्लियर आएगी। वीडियो ऑफ है। वीडियो ऑफ है तुम्हारी तो बस आवाज। सर आ रही है, ऊपर आके छत पे आ गए सर, अब आ रही है आवाज। अच्छा, कनेक्टिविटी इशू है, कोई नहीं। ओके, ITR V सर, जो होता है, क्या होता है? मैं एक और होता है ना सर,
मैं सब बता रहा हूँ। ITR-V बेसिकली वेरिफिकेशन है। अब ये वेरिफिकेशन का क्या यूज होता है अभी हम बताएंगे। अब जैसे अब आप समझ रहे होंगे कि मैं यहाँ पे ये पढ़ रहा हूँ, फॉर्म पढ़ रहा हूँ, फ्रॉम वेम पढ़ रहा हूँ, बट सोर्स ऑफ इनकम यहाँ पे मैं क्लियरली नहीं पढ़ रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि ये डिटेल्स आप लोग यहाँ से कम, बुक से कम, और अपने सीधे सीधे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की साइट से पढ़ें तो ज़्यादा सही है। तो मैं सीधे साइट भी ओपन करके दिखा दे रहा हूँ। ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे सिंपल सा हमें लिखना है इनकम टैक्स इंडिया e-filing.gov.in। तो ये बेसिकली इनकम टैक्स की साइट है। अब यहाँ पे हम लोग सारे रिटर्न्स के डिटेल्स यहाँ पे भी पा सकते हैं। जिस तरह से आपके बुक में दे रखा है वैसे ही हम लोग यहाँ पे भी डिटेल्स ले सकते हैं। चलिए इस पे हम लोग कंटिन्यू। देन यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रखा है डाउनलोड्स में। डाउनलोड्स में हम लोग पहले भी यहाँ पे आ चुके हैं। IT रिटर्न्स प्रिपरेशन सॉफ्टवेयर, यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे, इंपॉर्टेंट नोट, प्लीज रीड द इंस्ट्रक्शंस गिवन अबव, स्टार्ट द डाउनलोडिंग यूजिंग यूटिलिटी। ठीक है। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है क्या, असेसमेंट ईयर 1920। हालांकि हम लोग असेसमेंट ईयर 1920 ही पढ़ रहे हैं, लेकिन अगर आज की डेट देखो तो अप्रैल 2020 हो गया है, तो 2021 का भी आ जाना चाहिए, बट अभी तक नहीं आया है। इट इज़ प्रूफ दैट कि अभी 2021 का रिटर्न फाइल नहीं हो रहा है। 31 मई के बाद ही वो आएगा डेट, और कुछ फॉर्म्स में भी चेंजेस किए जा रहे हैं। अब देखिए यहाँ पे सब कुछ दिया हुआ है, अगर आप ध्यान से देख रहे होंगे तो यहाँ पे ITR-1 दिया है, ITR-2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 ITR तक दिया हुआ है। ठीक है। अब ITR-1 किसके लिए है, ये ज़्यादा अच्छा है, यहाँ से आप लोग पढ़ो। फॉर इंडिविजुअल्स, मैं और थोड़ा जूम कर दूँ, अब सही है। तो देखिए यहाँ पे दे रखा है किसके लिए, फॉर इंडिविजुअल्स बीइंग अ रेजिडेंट, कोई भी इंडिविजुअल जो रेजिडेंट हो अदर देन नॉन ऑर्डिनरी रेजिडेंट, हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। उसकी अगर इनकम अप टू कितनी है, टोटल 50 लाख है। हैविंग इनकम फ्रॉम सैलरी, उसके पास सैलरी हेड की इनकम हो। वन हाउस प्रॉपर्टी, एक हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हो। अदर सोर्स में इंटरेस्ट की इनकम उसने कमाई हो, लेकिन कैजुअल इनकम ना हो। कैजुअल इनकम का मतलब क्या होता है, जैसे कि आपका लॉटरी, क्रॉसवर्ड पजल, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। एग्रीकल्चरल इनकम अप टू 5000, अगर उसकी एग्रीकल्चर इनकम 5000 रुपये तक है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर ऑफ अ कंपनी और हैव इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड इक्विटी शेयर्स। हाँ, लेकिन ध्यान रखिएगा, वो ऐसा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए, वो ऐसा इंडिविजुअल नहीं होना चाहिए। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु है इज आइदर डायरेक्टर इन अ कंपनी, जो कंपनी में डायरेक्टर है और साथ ही साथ अनलिस्टेड शेयर्स में भी पैसा उसका है, या फिर उसके अनलिस्टेड शेयर में पैसा उन्होंने इसमें इन्वेस्ट कर रखा है, तो इनके लिए ITR-1 नहीं है। ध्यान रखिएगा, ये जो ब्रैकेट में दिया है इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। वैसे इनका केस बहुत कम आपको देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ तक आपको सिंपली ध्यान रखना है, अगर आपके इनकम, टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, सैलरी, वन हाउस प्रॉपर्टी, कौन कौन सी हेड की इनकम हो, सैलरी की इनकम हो, हाउस प्रॉपर्टी, वन हाउस प्रॉपर्टी, नॉट मोर देन वन हाउस प्रॉपर्टी। अगर एक से ज़्यादा आउट गया, मतलब एक से ज़्यादा हाउस प्रॉपर्टी है, तो उसके लिए ITR-1 नहीं है। देन अदर सोर्स की इनकम, अदर सोर्स की इनकम में सिंपल सा इंटरेस्ट की इनकम। तो एक तरीके से जो आप कह सकते हो कि सैलरीड क्लास के लिए यही ITR होता है, ITR-1। अब हम बात करेंगे ITR-2 किसके लिए। ITR-2 देखो, इंडिविजुअल एंड HUFs के लिए। नॉट हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP, PGBP छोड़ दो, बाकी चार हेड्स जो बचे, PGBP तुम छोड़ दो, तो बाकी जितने चार हेड्स बचे उसी को हम लोग क्या कहेंगे, चारों हेड की इनकम में से कोई भी इनकम हो। इवन मतलब कौन सी सैलरी इनकम हो गई, हाउस प्रॉपर्टी, एक से अधिक हाउस प्रॉपर्टी हो, कोई टेंशन नहीं है। कैजुअल इनकम हो, कोई टेंशन नहीं। अदर सोर्स में कैपिटल गेन है, कोई दिक्कत नहीं, आप ITR-2 फाइल कर सकते हो। अब हम बात करेंगे ITR-3 की। सर ITR-3 कौन भरता है, वो इंडिविजुअल एंड HUF हैविंग इनकम फ्रॉम PGBP। अगर आपकी PGBP की इनकम है, प्रॉफिट एंड गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन, देन ITR-3 आप भरेंगे।
अच्छा, अब यहाँ देखो मेनली पीजीबीपी वालों के लिए, बट अब सवाल उठता है किसी का पीजीबीपी है साल, मतलब यू कैन से 5 हेड्स ऑफ इनकम, पांचों हेड्स के इनकम हो, कोई टेंशन नहीं, इसमें सारी डिटेल्स भरी जा सकती है। लेकिन मेजरली ITR 3 किसके लिए होता है? बिजनेस क्लास के लिए। अगर आप तुम बिजनेसमैन हो, यू आर इंडिविजुअल या HUF जो बिजनेस चला रहे हो, तो आपके लिए ITR 3 ही है जो आपको फाइल करना है। ठीक है, अब देखते हैं आगे ITR 4 किसके लिए है सर? ITR 4 जिसको हम लोग सुगम भी कहते हैं, फॉर इंडिविजुअल एंड HUF एंड फर्म्स अदर देन LLP। ध्यान रखना, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप ना हो, वो फर्म हो, फर्म बीइंग अ रेजिडेंट हैविंग टोटल इनकम अप टू 50 लाख। अगेन उसकी अगर हम बात करें, बीइंग अ रेजिडेंट, अगर वो रेजिडेंट टोटल इनकम अप टू 50 लाख है, एंड हैविंग इनकम फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन which is computed under section 44AD, 44ADA and 44AE। बात समझे? यानी कि अगर वो किस सेक्शन में आ रहा है, अगर वो 44AD के अंतर्गत आता है, 44ADA में आता है, 44AE में आता है। सवाल उठता है सर ये क्या है? तो याद होगा हम लोगों ने पढ़ा था प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम। तो प्रेजेंटिव टैक्सेशन स्कीम क्या कहता है? अगर आप 44AD, अगर आप बिजनेसमैन हो, अगर आपका 2 करोड़ से कम का टर्नओवर है, तो आप क्या करो, 6% प्रॉफिट दिखा दो अगर बैंक से ट्रांजेक्शन है, और अगर आपका कैश ट्रांजेक्शन है तो आप 8% प्रॉफिट दिखा दो। तो ऐसे बिजनेसमैन जो छोटे बिजनेस, वो लोग ITR 4 भरते हैं। बहुत छोटा सा फॉर्म, जैसे ITR 1 बहुत छोटा सा फॉर्म होता है, बहुत इजीली कोई भी भर सकता है, वैसे ITR 4 भी ऐसे बिजनेसमैन बहुत ही इजीली भर सकते हैं, ज़्यादा बड़ा होता नहीं है। 44ADA प्रोफेशनल्स के लिए है, सबको पता है। ऐसे प्रोफेशनल जिनका फीस रिसिप्ट टोटल 50 लाख से कम है, तो आप लोगों को पता होगा 50% प्रॉफिट इनको शो करना पड़ता है। 44E में फ्लाइंग, लीजिंग, हायरिंग का केस है, 10 से कम मोटर व्हीकल होनी चाहिए, तो उनके लिए 44AE होता है। नॉट फॉर एन इंडिविजुअल हु इज आइदर डायरेक्टर, अगेन वही बात कह दिया जो यहाँ पे बात कह रहा था कि भाई देखो, वो किसी कंपनी में डायरेक्टर नहीं होना चाहिए, है ना। नॉट एन इंडिविजुअल हु इज अ डायरेक्टर इन अ कंपनी, लिमिटेड कंपनी बात कर रहा है, एंड हैज इन्वेस्टेड इन अनलिस्टेड शेयर, तो वही बात जो ITR 1 में बात कर रहा है। अब देखें यहाँ पे ITR 5, सर ITR 5 किसके लिए है? देखिए ITR 5 दे रखा है, इंडिविजुअल, HUF, कंपनीज एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7। ठीक है, तो सिंपल सा है क्या, फॉर पर्सन, ऐसे पर्सन के लिए, यानी कि जो इंडिविजुअल HUF हो या कंपनी हो, या एंड पर्सन फाइलिंग फॉर्म ITR 7 अदर देन, सॉरी मैंने गलत बोल दिया, अदर देन, इनको छोड़ करके, इंडिविजुअल छोड़ देना, HUF छोड़ देना, कंपनी छोड़ देना, और ऐसे लोग को छोड़ देना जो ITR 7 भरते हैं, यानी ये सब लोग 139 4C वाले, 4D वाले, 4A वाले, 4B वाले, ये भी हम लोग देखेंगे अभी। तो इन सबको छोड़ करके जितने लोग भी हैं वो लोग ITR 5 भरते हैं। यानी सर बच्चे कौन से? तो चलिए हम लोग काउंट करते हैं, 7 से हम लोग पढ़े थे। पहला नंबर इंडिविजुअल तो हट गया, HUF भी, इंडिविजुअल, हाँ HUF HUF, हट गया, और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, हाँ आर्टिफिशियल जुडिशियल पर्सन, यानी कि उसमें से कुछ लोग हैं जो ITR 5 भर सकते हैं। और बताइए सर, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, BOI, हाँ, बिल्कुल सही, फर्म हो गए, तो ये लोग क्या कर सकते हैं? म्यूनसिपल हाँ बिल्कुल सही, लोकल अथॉरिटी यू कैन से, तो ये लोग ITR 5 भर सकते हैं, वो लोग ITR 5 भरेंगे। ठीक है, सर यस नॉन सर, प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन क्या फिल कर सकते हैं? क्या चीज़? सर जो नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन होते हैं वो भी फिल कर सकते हैं क्या ITR 5? देखो कोई भी नॉन प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, अब सवाल उठता है वो संस्था किस तरीके से है। वो एक लिमिटेड कंपनी की तरह, जैसे बीइंग ह्यूमन इज अ लिमिटेड कंपनी, है ना। तो डिपेंड करता है वो फॉर्मेशन किस तरीके का है। और जैसे भी इन लोग के लिए एग्जैक्टली इस तरह के जो ट्रस्ट वस्ट चलाते हैं इन लोग के लिए ITR 7 बनाया गया। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ITR 6, ITR 6 किसके लिए? फॉर कंपनीज अदर देन कंपनीज क्लेमिंग एग्जाम्पशन अंडर सेक्शन 11, यानी कि सिंपल सी बात है, जो सेक्शन 11 के तहत एग्जाम्पशन नहीं क्लेम करते हैं, एक तरीके से कहने का ट्रस्ट ट्रस्ट नहीं है, सिंपली प्रॉफिटेबल ऑर्गेनाइजेशन है, वो सारे के सारे जितने भी लिमिटेड कंपनी जैसे टाटा, रिलायंस, ये लोग क्या फाइल करेंगे? ITR 6 फाइल करेंगे।
ITR 7, अब देखो यहाँ पे कह रहा है क्या, अब ये सारे सेक्शंस मैंने देखो यहाँ पे कॉपी किया, तुमको ये सारे सेक्शंस जानने हैं, न्यू टैब पे जाओ और यहाँ पे पेस्ट करो, एंटर करो। अब देखो यहाँ पे ITR 7 यहाँ पे इन्होंने बता दिया ITR 7 कौन कौन फाइल करता है। यहाँ देखो दे रखा है, देखो यहाँ पे 44A डबल ए 44B इफ द एसएससी इज लायबल टू ऑडिट, सही है तो ये भी दिखा रहा है। अब देखो रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4A इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड एवरी पर्सन रिसिप्ट ऑफ इनकम डिराइव फ्रॉम प्रॉपर्टी हेल्ड अंडर ट्रस्ट, देखिए अदर लीगल ऑब्लिगेशंस होली चैरिटेबल एंड रिलीजियस, मंदिर उंदिर हो गया है ना, पर्पस एंड इन पार्ट ओनली फॉर सच पर्पस, इन्हीं पर्पस के लिए मान ली वो खर्च भी करते हैं जो भी है, तो उन सभी के लिए ट्रस्ट एंड चैरिटेबल रिलीजन के लिए 139 4A है, तो ये लोग रिटर्न फाइल करते हैं ATR 7, ठीक है। अपने आय व्यय का ब्यौरा इन्हें देना पड़ता है। अगला देखिए 139 4B में कौन आता है, इज रिक्वायर्ड टू बी फाइल्ड बाय अ पॉलिटिकल पार्टी if the total income without giving effect of provision of 139 है। समझ गए सब लोग, पॉलिटिकल पार्टी क्या फाइल करेगी, ITR 7 फाइल करेगी। अब देखते हैं 139 4C में कौन आता है, साइंटिफिक रिसर्च एसोसिएशन, न्यूज एजेंसीज, है ना, न्यूज एजेंसीज आप लोग हर दिन देख ही रहो आजकल, एसोसिएशंस, इंस्टीट्यूशंस रेफर्ड टू इन सेक्शन 10 की सबसेक्शन 23 है, अगेन आपको जाना पड़ेगा इस सेक्शन में, इंस्टीट्यूशन रेफर्ड इन सेक्शन 10 की सबसेक्शन 23B, and then found institution, university, other than educational institute or any hospital or other medical institute, ये लोग को ITR 7 फाइल करना है। 4D में देखिए क्या आते हैं, रिटर्न अंडर सेक्शन 4D इज रिक्वायर्ड टू फाइल बाय एवरी यूनिवर्सिटी कॉलेज अदर इंस्टीट्यूशंस, है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ इनकम लॉस, या फिर कह लो लॉस अंडर द एनी प्रोविजन ऑफ दिस एक्ट। रिटर्न अंडर सेक्शन 139 4E में देखो कौन लोग आते हैं, मस्ट बी फाइल्ड बाय एवरी बिजनेस ट्रस्ट, है ना, विच इज नॉट रिक्वायर्ड टू फर्निश रिटर्न ऑफ लॉस, है ना, अंडर एनी अदर प्रोविजन ऑफ दिस सेक्शन। 4F भी दे रखा है, तो आप लोग ये कंप्लीट देख सकते हैं। मेरे ख्याल से आप लोग को क्लियर हो गया होगा। तो 44 हम लोग को डी तक ही पढ़ना था, तो 139 की 4A 4B 4C 4D ये सभी लोग कौन सा ITR फाइल करेंगे, ITR 7। तो मेरे ख्याल से आप लोग को अब समझ में आ गया होगा कि कौन सा ITR किसके लिए है, ठीक। अब मैं आपको प्रैक्टिकल बता दूं कि हम लोग को प्रैक्टिकली किस पे ज़्यादा फोकस करना है। ITR 1 हमें प्रैक्टिकली मैं आपको सिखाऊंगा, ITR 2 प्रैक्टिकली सिखाऊंगा, और ITR 4 पे हम लोग प्रैक्टिकली सीखेंगे अच्छे से, इसको रिटर्न फाइल कर करके देखेंगे भी। हाँ बस ITR 3 के लिए थोड़ा सा पॉसिबल नहीं है हम लोग के लिए, क्योंकि हम लोग के लिए उसके लिए पूरे बिजनेस का PNL और बैलेंस शीट ये सब चढ़ाना पड़ता है, और काफ़ी लंबा फॉर्म होता है, ठीक है। लेकिन एक चीज़ मैं आपको बता दूं, अगर आपने ITR 1 सीख लिया, ITR 2 सीख लिया, ITR 4 सीख लिया, देन इट्स एनफ कि आगे जा करके आपको अगर ये सब मिलेगा तो धीरे धीरे ये सब आप कर ले जाओ। लेकिन सबसे बेस हम लोग को क्लियर होना चाहिए, तो बेसिक पॉइंट्स हम लोग ITR 1 ITR 2 ITR 4 हम लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा सब लोग को। Yes, sir. अब सवाल उठता है Yes. सर यहाँ पे डाउनलोड करने के लिए ITR फाइल कैसे करते हैं। ITR के बारे में हम समझ गए ना, अब ITR डाउनलोड नहीं, अब वापस आते हैं हम लोग अपने बुक पे आ जाते हैं। तो देखो इसीलिए मैंने ये, हाँ इसीलिए मैंने बुक को नहीं समझा, बुक की जगह मैंने सीधे हालांकि बुक में देखो सब कुछ वही लिखा है, सही है, 50 लाख इनकम फ्रॉम सैलरी, 1 हाउस प्रॉपर्टी अदर देन में एक्सक्लूडिंग लॉस हॉर्स रेस, अनलिस्टेड शेयर्स वाली बात इसमें नहीं मेंशन थी, इसीलिए मैंने वहाँ से सीधे पढ़ा दिया। ITR 2 ठीक है, ITR 3 ठीक है, ITR 4 ठीक है, ITR 5 ठीक है, सही है, बुक में भी काफ़ी हद तक दिया है, बस उसमें थोड़ा एलिब्रेट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे ड्यू डेट ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न, अब आपको ये पता होना चाहिए कि किस रिटर्न को कब हमें फाइल करना होता है। तो सबको पता है दो तरह के एसएससी होते हैं नॉर्मली, एक कॉर्पोरेट एक नॉन कॉर्पोरेट। तो मैं सीधा सीधा आपको बोलता था कि कॉर्पोरेट एसएससी 30 सितंबर, नॉन कॉर्पोरेट एसएससी 31 जुलाई।
तो देखिए यहाँ पे क्लियरली समझ लीजिए कौन कौन है कॉर्पोरेट एसएससी में, कौन आ रहा है। कंपनी हो गई, अ वर्किंग पार्टनर ऑफ अ फर्म वेयर द अकाउंट्स ऑफ द फर्म आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, है ना, अंडर दिस एक्ट एनी अदर लॉ फॉर टाइम बिंग इन फोर्स। यानी कि तुम किसी ऐसे फर्म में पार्टनर हो, वर्किंग पार्टनर हो, ध्यान रहे स्लीपिंग पार्टनर नहीं, तुम किसी फर्म में एज ए वर्किंग पार्टनर है जिस फर्म की ऑडिट होती है, चाहे किसी भी एक्ट के तहत ऑडिट होती हो, है ना, चाहे मदर लॉ के तहत ऑडिट होती है, चाहे इनकम टैक्स के अनुसार ऑडिट होती हो, लेकिन ऑडिट हो रही है तो ऐसे में आप अगर ऐसे वर्किंग पार्टनर, देन अगेन आपके लिए लास्ट डेट है 30 सितंबर। अ पर्सन अदर देन अ कंपनी, है ना। सर वर्किंग पार्टनर वही ना जो फर्म में पैसा लगाता है अपना? जी नहीं, स्लीपिंग पार्टनर भी फर्म में पैसा लगाता है। वर्किंग पार्टनर मतलब जो उसके बिजनेस में पार्टिसिपेट कर रहा है, एक्टिव पार्टनर। एक्टिव पार्टनर जिसको हम लोग कहते हैं, ठीक है, जो उसके मैनेजमेंट में अपना योगदान दे रहा है। और स्लीपिंग पार्टनर मतलब जो पैसा दे करके अवे हो जाता है, बस उसको अपने प्रॉफिट में हिस्सा चाहिए होता है और कुछ नहीं, वो बिजनेस में पार्टिसिपेट नहीं करता। एक्टिव पार्टिसिपेशन, हाँ पार्टिसिपेशन नहीं होता है। अ पर्सन अदर देन कंपनी required to get its accounts audited under this act or any other law for the time being in force, ठीक है। तो कोई भी पर्सन जो कंपनी नहीं है और लेकिन उसका फिर भी अकाउंट ऑडिट हो रहा है अंडर दिस एक्ट, यानी इनकम टैक्स एक्ट के तहत या किसी भी लॉ के तहत, सिंपल सा तुम्हारा बिजनेस ही है लेकिन तुम्हारा अकाउंट्स ऑडिट हो रही है सर, तो तुम्हें भी, तुम्हारे लिए भी लास्ट डेट है 30 सितंबर। इनके अलावा जो भी असेसीज हैं उन सभी लोग के लिए क्या है, 31 जुलाई ऑफ असेसमेंट ईयर, ठीक। तो ये तो लास्ट डेट सबने समझ लिया। अब यहाँ पे देखिए दे रखा है क्या, इफ द इनकम टैक्स ऑफिस इज क्लोज्ड ऑन द डे, ऑन द लास्ट डे फॉर फाइलिंग द रिटर्न, मान लो 31 जुलाई को या 30 सितंबर को क्या है, क्लोज है, दैट मीन संडे या कोई भी मतलब मान लो वीकेंड पड़ गया या छुट्टी हो गई जो भी है, हॉलीडे, देन द असेसी कैन फाइल द रिटर्न ऑन द नेक्स्ट डे ऑन विच द ऑफिस इज ओपन। तो वो अगले वर्किंग डे में उसको रिटर्न फाइल करना होगा, वही उसके लिए लास्ट डेट हो जाएगी। रिटर्न सो फाइल्ड शैल बी ट्रीटेड एज फाइल्ड विद इन ड्यू डेट, और उसको ड्यू डेट मान लो 31 जुलाई को कोई पब्लिक हॉलीडे हो गया तो जाहिर सी बात है 1 अगस्त इज द लास्ट डेट हो जाएगी उस रिटर्न फाइलिंग करने की, ठीक है। अब सवाल उठता है मोड ऑफ सबमिशन ऑफ रिटर्न पर्सन। अब रिटर्न कैसे फाइल करते हैं, उसके मोड कितने होते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। रिटर्न कैसे फाइल करते हैं चलिए देखते हैं। अ पर्सन, कंडीशंस एंड मोड ऑफ फर्निशिंग रिटर्न्स यहाँ पे दे रखा है। अगर आप इंडिविजुअल हो, एचयूएफ हो, है ना, तो अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, और आपका अकाउंट्स क्या हो रहा है, ऑडिट हो रहा है, तो ऐसे में आपको इलेक्ट्रॉनिकली रिटर्न फाइल करना है विद डिजिटल सिग्नेचर। इलेक्ट्रॉनिकली जब हम लोग रिटर्न फाइल करते हैं तो उस समय डीएससी मांगता है, डीएससी मतलब डिजिटल सिग्नेचर, तो यानी कि उसके लिए आपको डिजिटल सिग्नेचर बनवाना पड़ेगा अगर आपका अकाउंट्स ऑडिट हो रहा है तो। आप मान लो बहुत बड़े बिजनेसमैन हो, आपका अकाउंट्स भी ऑडिट होता है, 2 करोड़ से ऊपर का टर्नओवर है, तो जाहिर सी बात है आपको अपना क्या करना पड़ेगा, आपको डीएससी लेना होगा, डिजिटल सिग्नेचर इशू कराना होगा, और आप अपना इलेक्ट्रॉनिक रिटर्न फाइल करेंगे, दैट मीन्स ऑनलाइन रिटर्न फाइल करेंगे। लेकिन अगर अगर आप वही इंडिविजुअल एचयूएफ हो लेकिन आपका अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड, है ना, अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड, आपका अकाउंट्स ऑडिट करने की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, देन क्या है, इलेक्ट्रॉनिकली अंडर डिजिटल सिग्नेचर, है ना, तो आप मतलब अकाउंट्स आपका ऑडिट नहीं होता है तो सिंपल सा आप क्या कर सकते हो, आप चाहो तो ऑनलाइन रिटर्न फाइल करो विद द डिजिटल सिग्नेचर। बी, दूसरा तरीका क्या है, ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली अंडर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, यानी ईवीसी के थ्रू आप रिटर्न फाइल कर सकते हो। अब ईवीसी क्या होता है, हम लोग जब रिटर्न फाइल करेंगे, जस्ट लाइक इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड कहते हैं इसको, आधार से आपका मोबाइल लिंक होना चाहिए, दैट्स इट, है ना, तो ईवीसी के थ्रू भी हम लोग रिटर्न फाइल कर सकते हैं। ट्रांसमिटिंग द डेटा इलेक्ट्रॉनिकली एंड इलेक्ट्रॉनिकली देयरफॉर आफ्टर सबमिटिंग द आईटीआरवी, और बाद में आप आईटीआरवी वी फॉर वेरिफिकेशन, यानी कि आप इलेक्ट्रॉनिकली आप अपना रिटर्न फाइल कर दो और आप ईवीसी नहीं कर रहे हो तो आप आईटीआरवी फाइल करो, यानी दिस इज कॉल्ड, हम लोग कहते हैं क्या इसको, ऑफलाइन ही कहते हैं। इसमें क्या होता है,
पूरी तरह से ऑनलाइन है विद द डीएससी, ये भी पूरी तरह से ऑनलाइन है लेकिन विद ईवीसी है, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड, मतलब आधार के थ्रू। और ITR-V किसके लिए, यानी कि दैट मीन्स आप अपना रिटर्न फाइल करते हो, फाइल करने के बाद एक ITR-V आता है, उसे आप डाउनलोड करते हो, प्रिंट करते हो, फिर कुरियर करना पड़ता है इनकम टैक्स ऑफिस को। और इनकम टैक्स ऑफिस तब तक आपका ये रिटर्न नहीं चेक करेगी जब तक ITR-V यानी वेरिफिकेशन जिस पे आपका सिग्नेचर होगा, जब तक ये उन्हें मिल नहीं जाता। तो दिस इज द स्लो प्रोसेस, है ना। सर तो ITR-V भी विद इन ड्यू डेट करना पड़ता होगा। ITR-V देखो, जब हम लोग रिटर्न फाइल कर देते हैं, रिटर्न फाइल तो अपने टाइम के अंदर करना है, ड्यू डेट के अंदर, फिर ITR-V के लिए कोई ऐसा ही रिक्वायरमेंट नहीं है, उसके लिए एक सर्टेन टाइम है, 180 दिन या 90 दिन ऐसा कुछ है, देख लेंगे। उतने दिन के अंदर आपको ये पहुंचा देना होता है, ITR-V भेज देना है। ओके। अगर उसके बाद भी नहीं होगा, अगर पहुंचेगा तब फिर वो इनवैलिड रिटर्न हो जाएगा। मतलब इनकम टैक्स ऑफिस आपके उस रिटर्न जो ऑनलाइन आपने फाइल किया उसको चेक ही नहीं करेगी जब तक ये वेरिफिकेशन ITR-V उसके पास नहीं पहुंचेगा। जिस ITR-V में बेसिकली आपका सिग्नेचर होता है, दैट मीन्स आप ही ने ये रिटर्न फाइल किया है। लेकिन इन दोनों में इलेक्ट्रॉनिकली है, तुरंत वो रिटर्न चेक करते हैं। यस सर। तो हम लोग ज़्यादातर यही रिटर्न फाइल करते हैं, EVC वाला। ठीक है, अगला देखिए, फर्म, LLP, एसोसिएशन ऑफ पर्सन, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल, ये सारे के सारे लोग अकाउंट्स आर रिक्वायर्ड टू बी ऑडिटेड। इनका अकाउंट्स ऑडिट, जिसका भी अकाउंट ऑडिट होता है, इसके लिए तो एकदम साफ साफ समझ लो, अकाउंट ऑडिट हो रहा है चाहे जिसका भी, ऑनलाइन ही रिटर्न फाइल करना विद द डीएससी, ऑनलाइन रिटर्न फाइल करना विद द डीएससी, बिना डिजिटल सिग्नेचर के रिटर्न फाइल ही नहीं हो सकता। हाँ, अगर आप फर्म, LLP, OPO, बॉडी ऑफ इंडिविजुअल अकाउंट्स आर नॉट रिक्वायर्ड टू बी ऑडिट, तो आपके पास 3 ऑप्शन है। आप चाहे तो इलेक्ट्रॉनिकली फाइल करो विद द डीएससी, इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड EVC के थ्रू आप रिटर्न फाइल करो, है ना, या तीसरा तरीका है ITR-V आप भेजो, रिटर्न फाइल कर दो और ITR-V भेज दो। सर कंपनी के लिए, अरे भाई कंपनी का तो भैया कोई केस ही नहीं, कंपनी को बस चाहे अकाउंट, भाई कंपनी के तो वैसे भी ऑडिट होती है अकाउंट्स की, तो सर इलेक्ट्रॉनिकली विद GST, इनके लिए कोई और ऑप्शन है ही नहीं। ठीक, तो अब हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि रिटर्न फाइल करने के क्या मोड हैं। तो मोड को मैं आपको समझा दे रहा हूँ, सिंपल सा मोड है, ये दोनों ही कंप्लीट ऑनलाइन है, और इसको हम लोग क्या कहते हैं, ऑफलाइन। ठीक है ना, जाता तो इलेक्ट्रॉनिकली है, लेकिन वही ITR-V जब तक उनको नहीं पहुंचाओगे ना, पोस्ट नहीं करोगे, तब तक दिक्कत है। यस। अब यहाँ पे देखिए, इफ द रिटर्न इज सबमिटेड इलेक्ट्रॉनिकली विदाउट डिजिटल सिग्नेचर, यहाँ साफ साफ एक बात कही है, if return is submitted electronically without DSC, then after submission the return electronically, the taxpayer will submit the verification of return in paper format। वही डाउनलोड करना पड़ता है, जब आप ITR फाइल करोगे लास्ट में ITR-V डाउनलोड करने का ऑप्शन आएगा, आपको ITR-V डाउनलोड करना होगा, एंड ITR-V शुड बी सेंड, दिया तो है 120 दिन, कितने दिन के अंदर, 120 डेज। 120 डेज के अंदर आपको वो फाइल कर देना, मतलब जब भेज देना होगा, फ्रॉम द डेट ऑफ अपलोडिंग द रिटर्न इलेक्ट्रॉनिकली बाय ऑर्डिनरी पोस्ट, स्पीड पोस्ट। कहाँ पे भेजना है, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट, CTC, पोस्ट बॉक्स नंबर 1, इलेक्ट्रॉनिक सिटी, पोस्ट ऑफिस, बेंगलुरु। ओके, बाकी पिन कोड दिया कर्नाटका, यहाँ पे आपको भेजना होगा। If ITR-V is furnished within 120 days, then it will be deemed that the assessee has not submitted. एक मिनट, मैंने क्या बोल दिया, if ITR-V is not होना चाहिए furnishing within 120 days, then it will be deemed that assessee has not submitted his return of income। यहाँ फुल स्टॉप, is not यहाँ होना चाहिए। अगर नहीं फर्निश करते 120 दिन के अंदर, तो ये मान लिया जाएगा कि एसएससी ने ये रिटर्न अपना फाइल ही नहीं किया, तुम्हारा रिटर्न चेक ही नहीं होगा। द एसएससी विल हैव टू रीसबमिट द रिटर्न, फिर से आपको रिटर्न फाइल करना पड़ जाएगा। हाउएवर दिस पीरियड 120 डेज हैज बीन एक्सटेंडेड फ्रॉम टाइम टू टाइम इन पास। ये 120 दिन को चाहे तो गवर्नमेंट इसको आगे बढ़ा सकती है, वो गवर्नमेंट के ऊपर, जस्ट लाइक इस समय कंडीशंस लॉकडाउन वाली है, तो सर तो इस समय बेस्ट विचार है ना। नहीं, इन सब पे नहीं होता, इस पे नहीं, बस आपका रिटर्न ड्यू डेट के अंदर फाइल होना चाहिए इलेक्ट्रॉनिकली, फिर उसके 120 दिन के अंदर अपना जिस दिन भी रिटर्न फाइल किया उसके 120 दिन के अंदर DSC भेज दो, सॉरी ITR-V भेज दो। ठीक है,
अब चलिए Yes, sir. You can also generate an electronic verification code using the department website. तो ये इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड ईवीसी ज़्यादा हम लोग यूज़ करते हैं, और थ्रू योर नेट बैंकिंग और बैंक एटीएम या फिर विद आधार। अब जैसे ईवीसी क्या होता है, ईवीसी नॉर्मली हम लोग आधार के थ्रू, आधार से मोबाइल लिंक होता है, फटाक से हो जाता है। लेकिन अगर सपोज करो किसी का आधार से मोबाइल लिंक नहीं है, तब सर क्या होगा, तब उसके बैंक अकाउंट से हो जाएगा। किसी बैंक में उसका अकाउंट हो और उस अकाउंट में उसने वो मोबाइल नंबर दिया हो, तो उससे भी ईवीसी जनरेट हो जाता है। फिर या फिर एटीएम, जो भी मतलब समझिएगा वो, यानी बैंक के थ्रू भी हम लोग ईवीसी जनरेट कर सकते हैं। अगर आधार नहीं लिंक है मोबाइल से, तो बैंक अकाउंट के थ्रू, बस ये चीज़ ध्यान रखना, जिस भी बैंक अकाउंट में जो भी बैंक अकाउंट दे रहे हो, उस बैंक अकाउंट में वो मोबाइल नंबर होना चाहिए जो मोबाइल नंबर तुम इनपुट कर रहे हो, उसी पे ओटीपी आएगी। फिर द इलेक्ट्रॉनिक वेरिफिकेशन कोड इज अ 10-digit alphanumeric number that is unique to a PAN, है ना। EVC is valid for 3 days only. Normally EVC 3 days के लिए valid होती है. It is valid for 10 minutes if generated via आधार। अगर आधार से जनरेट करोगे तो 10 मिनट तक वैलिड होगी, ठीक है। लेकिन आई थिंक 10 मिनट से भी कम कर दिया है। चलो ठीक है, वो तो देखा जाएगा जब हम प्रैक्टिकली फाइल करेंगे। बाकी बैंक से जनरेट करोगे तो 3 डेज की वैलिडिटी बता रहे हैं। और वार्निंग दे रखा है, क्या वार्निंग दिया, आधार नंबर इज मैंडेटरी। आधार नंबर क्या होता है, मैंडेटरी होता है फॉर फाइलिंग आईटीआर, इनकम टैक्स रिटर्न। डेटा ऑफ पैन एंड आधार मस्ट बी सेम, एंड इफ देयर इज एनी मिसमैच ऑफ डेटा बिटवीन पैन एंड आधार, जैसे पैन में तुम्हारा नाम कुछ और है, आधार में कुछ और है, देन पैन एंड आधार हैज टू बी रेक्टिफाई। पहले तो आप पैन या आधार में जिसमें भी गलती है उसको रेक्टिफाई करो बिफोर फाइलिंग द रिटर्न, ठीक है। अब मैं आपको सभी लोगों को एक चीज़ और बता दूँ, अभी जस्ट ये डिस्कनेक्ट होने वाला है, आप लोग कनेक्ट कर लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे दे रखा है फाइन लेट फीस कितनी है। तो लेट फीस के बारे में हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं आईटीआर का, ठीक है। यहाँ पे 5,000 वाली बात कर रहा है सिर्फ, लेकिन उससे पहले भी, अच्छा यार नीचे तो दिया है, ठीक ठीक। यहाँ पे फाइन सब लोगों ने ऑलरेडी, हम लोगों ने आईटीआर का फाइन पढ़ रखा है। 5,000, 10,000, 1,000,